एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, SAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। दोस्तों वेलकम यूनिक सीरीज। मैं हूं अनुपम। जैसे कि दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन और आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 5। यूनिट 5 हमारा क्या है? यूनिट 5 हमारा ब्रेक्स एंड डायनेमोमीटर्स, यानी इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ब्रेक्स के बारे में, उसके टाइप के बारे में, किस तरीके से वर्किंग प्रोसेस होता है वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे डायनेमोमीटर के बारे में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, मैं जो भी यूनिट है 1 to 4 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें, तब इस यूनिट को आप स्टार्ट करें। ओके, तो फर्स्टली बात कर लेते हैं कि जो हमारा यूनिट 5 है उसका सिलेबस क्या है, यानी उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। फिर बात करेंगे हम पार्ट वाइज। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका? फ्रिक्शन का, जो ऑलरेडी आप कई बार पढ़ चुके हैं मल्टीपल सब्जेक्ट में। ठीक है, और पढ़ना है आपको टाइप ऑफ लुब्रिकेशन, जो आप प्रीवियस भी पढ़ चुके हैं। तो फिर इसके बारे में यहाँ से बात करेंगे टाइप ऑफ ब्रेक्स के बारे में, इफेक्ट ऑफ ब्रेकिंग क्या होता है ऑन रेयर एंड फ्रंट व्हील के लिए, क्या फॉर्मूला निकलता है, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं फॉर द फोर व्हील्स के लिए। ठीक, डायनेमोमीटर्स हमारे क्या होते हैं, बेल्ट ट्रांसमिशन जो डायनेमोमीटर है किस तरीके से वर्क करते हैं, टॉर्जन डायनेमोमीटर, हाइड्रोलिक डायनेमोमीटर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसी में एक टॉपिक और है, जायरोस्कोप। ठीक है, जायरोस्कोप से भी कभी कभी क्या है, थ्योरी वाला क्वेश्चन या फिर एक दो न्यूमेरिकल पूछ लेता है, तो ये भी आपको पढ़ना है। यहाँ आपको पढ़ना है स्पेस मोशन ऑफ रिजिड बॉडी के लिए क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, जायरोस्कोपिक कपल किस तरीके से वर्क करते हैं, स्टेबलाइजेशन क्या होता है, सिर्फ स्टेबलाइजेशन जायरोस्कोप के लिए किस तरीके से है, स्टेबिलिटी ऑफ फोर व्हील एंड टू व्हील व्हीकल मूविंग ऑन कर्व, यानी जब वो कर्व पाथ में ऐसे इस तरीके से मुड़ती है गाड़ियां, तो किस तरीके से क्या क्या फोर्स एक्ट होते हैं, किस तरीके से वर्क करता है, इन सारे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो करते हैं दोस्तों वीडियो को हम पार्ट वाइज स्टार्ट। ओके, तो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है यूनिट 5 का पार्ट 1, और पार्ट 1 में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। जैसे कि मैंने बताया फ्रिक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में, बेसिक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है, पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी थ्योरी का या फिर एक न्यूमेरिकल पूछ लेता है, तो इसलिए आपको थोड़ा पढ़ना जरूरी है। ओके, बात करेंगे लॉ ऑफ फ्रिक्शन के बारे में एंड टाइप ऑफ लुब्रिकेशन के बारे में। ओके, तो ये सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे यूनिट 5 के पार्ट 1 में। तो चलो करते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट। ओके, तो फर्स्टली बात करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक क्या है, हमारा अपोजिंग फोर्स है। अपोजिंग फोर्स किस तरीके से, हम चलते हैं तो भी फ्रिक्शन लगता है, तब हम आगे बढ़ते हैं। हम लिख रहे हैं कुछ बोर्ड पे, तो भी एक तरीके का फ्रिक्शन है। ठीक है, तो हमें हर जगह जहां वन बॉडी अनदर बॉडी तरीके से कनेक्ट होती है, तो वहां पे फ्रिक्शन हमें देखने को मिलता है। हम अपने हाथ को, एक हाथ को दूसरे हाथ को रब कर रहे हैं, तो भी यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो कहता क्या है कि फ्रिक्शन इज ए रेजिस्टिव फोर्स है दैट अपोज द रिलेटिव मोशन। क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, टेंडेंसी ऑफ द मोशन बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जब दो बॉडी क्या होती है, कॉन्टैक्ट में आती है। समझ में आया फ्रिक्शन क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में। बात करते हैं कॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्या कारण है फ्रिक्शन के, किस तरीके से। जैसे सरफेस रफनेस है हमारा, माइक्रोस्कोपिक है या इरेगुलरिटीज है, तो वो हमारा फ्रिक्शन में। ठीक है, इंटरलॉकिंग पार्टिकल्स हैं, उसमें पार्टिकल किस तरीके से, यह पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन का एक कारण है। ठीक है, एंड एडिशन ऑफ टू सरफेस, यानी जो सरफेस है किस तरीके से उसमें एडिसिव पार्टिकल्स है, वो भी डिपेंड करता है। जैसे कि आपने क्या है, आपने देखा होगा घरों में क्या हम टाइल्स लगाते हैं, तो टाइल्स में क्या है, ज्यादा स्लिपी होती है, यानी स्लिपिंग की पोजीशन ज्यादा होती है। रोड है, उसको हम क्या करते हैं, कंक्रीट की बनाते हैं, कि वहां पे जो गाड़ियां हैं वो क्या होते हैं, फ्रिक्शन ज्यादा क्रिएट ना करें। तो ये सब टॉपिक है जो हमें इंडिकेट करते हैं कि फ्रिक्शन को हमें किस तरीके से पढ़ना है, और जर्नल लैंग्वेज में किस तरीके से हम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। ओके, टाइप ऑफ फ्रिक्शन के बारे में मतलब क्या है कि फ्रिक्शन तो क्रिएट हो रहा है, हमारी बॉडी रेस्ट में तो वहां फ्रिक्शन अलग होगा। बॉडी हमारी चल रही है तो वहां फ्रिक्शन का नाम अलग हो जाएगा। बॉडी हमारी रोल कर रही है तो फ्रिक्शन का नाम अलग हो जाएगा। पानी में बॉडी है तो वहां पर फ्रिक्शन का नाम अलग हो जाएगा।
यानी अकॉर्डिंग टू वर्किंग कंडीशन और उसके प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग एक तरीके से हम कह सकते हैं हमने टाइप डिसाइड किए हुए हैं। वो टाइप कौन कौन से हैं? टाइप है कि हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक या इसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और हमारा होता है रोलिंग फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल समझाऊंगा आपको, बिल्कुल एक एक चीज समझ में आने वाली है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? बॉडी मूव ना करे, तो वो स्टैटिक की कंडीशन है। ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? बॉडी स्लाइड करने वाली है, स्लाइड कर रही है। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या है? बॉडी क्या है? रोल कर रही है। इमेजिन, इमेज से आपको इमेजिन आप कर सकते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। और फ्लूइड फ्रिक्शन में क्या है? पानी है, या फिर आपने पैरासूट देखा होगा, इसके अलावा आपने जहाज देखा होगा, यहाँ जहाँ पे एयर का कॉन्टेक्ट यहाँ पे रहता है और फ्लूइड का, तो वहां पे हमें फ्लूइड फ्रिक्शन देखने को मिलता है। ठीक है। ये टॉपिक मैं इतना शॉर्ट लेके चल रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही है। ठीक है। और जो भी मैकेनिक्स में है, अगर मैंने आपने नहीं देखा हो तो पुराने वीडियो में सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, इसीलिए टर्म में आपको सिर्फ बेसिक बताया गया है। ओके, चलो बात करते हैं थोड़ा स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, थोड़ा थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, टाइप हमने देख लिया है। स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं, स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कहता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट व्हेन बॉडी एट रेस्ट। क्या होता है? स्टैटिक का मतलब ही होता है रेस्ट में। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें स्टैटिक फ्रिक्शन देखने को मिलता है दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्टार्टिंग टू मूव। यानी बॉडी एक तरीके से प्रिवेंट करती है कि मूव नहीं हो रही है, वो अभी रेस्ट में है। तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। इट एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, जब बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाइड करेंगे तो हमें वो मूव की कंडीशन में आएगी, लेकिन वो स्टैटिक से चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नो मोशन, कोई मोशन नहीं हो रहा है, फोर्स लग रहा है। स्टैटिक जो फ्रिक्शन है वो भी इसके इक्वल है, यानी दोनों फोर्स इक्वल है। जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो बॉडी क्या हो जाएगी? मूव नहीं करेगी। ठीक है, यानी अगर एफएस ज्यादा हो, सॉरी, ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो ज्यादा हो स्टैटिक फ्रिक्शन से, तभी हमारी बॉडी मूव करेगी। बट ये कंडीशन नहीं है, तो वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन हमें देखने को मिलेगा। एक टर्म आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इसी में लिमिटिंग फ्रिक्शन कहता है कि द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बिफोर मोशन इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जो वह फोर्स, वह उसका फ्रिक्शन जो लास्ट स्टेज में बॉडी को मूव करने की स्थिति में ला दे, वो होता है उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन, न्यूनतम जिसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो वो इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एफ एस लेस देन म्यू एस एल, जहां पे एफ क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है। एन हमारा क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन है। जैसे कि आप यहाँ पे बॉडी देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, हमने जो फोर्स अप्लाइड किया है, दोनों अपोजिट होंगे एक दूसरे के। और अगर यहाँ पे इस बॉडी का ब्लॉक है, मास होगा, तो यहाँ पे कोई वेट काम करेगा, दिस इज द mg। और इसका जो रिएक्शन होगा, दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल रिएक्शन। आप n या rn से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक आप समझ में आ गए होंगे। चलो छोटा सा एग्जांपल करते हैं। ट्राई टू पुश ए हैवी बॉक्स दैट डज नॉट मूव। हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं बट नो मूवमेंट। पहली कंडीशन में कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिला, हमारी बॉडी क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन में है। फिर हमने और फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कंटिन्यू, फिर भी हमारी बॉडी नहीं मूव हुई। बट हम और ज्यादा जब फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी हमारी मूविंग की कंडीशन में आती है। तो ये क्या है? एग्जांपल स्टैटिक फ्रिक्शन का, जहां पे बॉडी क्या है? मूव नहीं कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं उसको फोर्स लगा के कि बॉडी हमारी क्या हो? मूव। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं काइनेटिक, काइनेटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन पहले बताया, कोई बॉडी है स्लाइड कर रही है नॉर्मली, तो वो मूविंग की कंडीशन में यानी है, तो मतलब वो काइनेटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन में है। ठीक है, तो कहता है काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट व्हेन द बॉडी ऑलरेडी इन मोशन ओवर ए सरफेस। कोई सरफेस है, ये टेबल है, ये एक ब्लॉक है, ये मूव कर रहा है, दिस इज कॉल्ड द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी मोशन की कंडीशन में है। ठीक है, इट इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जो वैल्यू इसकी आती है लेस देन होती है स्टैटिक फ्रिक्शन के अपेक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है? के से दिखाया हुआ है, एफ के इक्वल टू म्यू के एन। ये फॉर्मूला ध्यान देना, मैंने यहाँ पे के लिखा हुआ है काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए। ओके, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया, एक बुक है स्लाइड कर रही है ऑन ए टेबल पे। ओके, चलो इस फिगर से आप एक चीज समझ में होंगे कि बॉडी हमारी क्या है? मोशन में है। कैसी है? बॉडी हमारी मोशन में है।
ग्रेविटी फोर्स mg काम करेगा यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स Ft होगा। अब फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है तो और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, उसके अपोजिट होता है। तो यहाँ पे देखो ये इस साइड जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है। समझ में आ गया? चलो और डिटेल से थोड़ा सा और समझते हैं। जो एग्जांपल मैंने कंसीडर किया हुआ है, टेबल है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये इसका क्या है, वेट है, ठीक है। अब W इक्वल टू mg होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। बॉडी क्या डायरेक्शन मूव इस तरीके से हो रही है जैसे कि वहां पे था। फ्रिक्शन क्या होगा, इसके अपोजिट होगा, क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स है हम इसके अपोजिट लगा रहे हैं। तो ये है काइनेटिक स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि आपके टाइप में पूछा जाता है तो आपको जरूरी है पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट होता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या कहता है, कोई बॉडी घूर्णन गति में है, घूर्णन घर्षण कर रहा है, यानी ये आप बॉडी देखो, ये क्या है, इस तरीके से मोशन कर रही है, इस तरीके से रोल कर रही है। जब इस तरीके से हमें देखने को मिलता है तो उसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। देखो यहाँ पे ये क्या है, फोर्स इस तरीके से लग रहा है, बॉडी मूव कर रही है। फ्रिक्शन क्या होगा, इसके अपोजिट लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वेट के अपोजिट होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन। Rolling friction occur when a body roll over a surface. Okay. It much smaller than the sliding friction. That's why wheel are used in vehicles. अब क्या है, पॉइंट लिखा है, इट मच स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी जो इसका फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी का कांटेक्ट है वो कम होता है। इसीलिए जो गाड़ी के पहिए होते हैं वो हम क्या करते हैं, गोले गोले बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां हमें फ्रिक्शन कम देखने को मिलता है। कम देखने का मतलब ज्यादा फ्रिक्शन होगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना हमें। ये भी तो सोचो, इमेजिन करो। तो यही कह रहा है कि दैट्स व्हाई व्हील आर यूज्ड इन द व्हीकल्स। ओके। जैसे कार है, कार के जो टायर्स होते हैं मूविंग ऑन द रोड पे मूव करते हैं, वो सारे क्या होते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन के एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर बॉडी इस तरीके से एक एंगल पे मूव कर रही है तो यहाँ पे क्या होगा, इस कॉल्ड द, इसका नॉर्मल है, और ये एफ जी इसका जो वेट है वो काम कर रहा है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स है इसका, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट लगेगा, क्योंकि बॉडी हमारी क्या है, इस तरीके से रोल कर रही है, ठीक है। ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, न्यूमेरिकल में तो नहीं पढ़ना है। बाकी मैकेनिक्स में आपको पढ़ाया गया है, तो बहुत ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में। ओके, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या कहता है, द्रव घर्षण या ड्रैग फोर्स आपने पढ़ा होगा। यानी फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द लिक्विड और द गैसेस टू ए मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई बॉडी कैसे, पानी में मूव कर रही है, लिक्विड में मूव कर रही है, एयर में मूव कर रही है, तो वहां हमें फ्लूइड फ्रिक्शन देखने को मिलेगा, या इसे हम ड्रैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रैग भी कहते हैं। ओके, देखो अब ये आदमी बैठा हुआ है, जहाज जो पानी का होता है वो किस तरीके से मूव करता है, हम क्या करते हैं, उसको अपोजिंग फोर्स अप्लाई करते हैं। जब अपोजिंग फोर्स अप्लाई करते हैं उसमें, वाटर में, तो वाटर क्या करता है, उसको पीछे ढकेलता है। जो अब क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे फोर्स अप्लाई करते हैं इस तरीके से। अब ये क्या कर देगा है, जो वाटर है उसको कंटिन्यू पीछे ढकेलता रहता है। जब ये पीछे ढकेलेगा इसको, तो ये क्या करेगा, आगे बढ़ता है। हम क्या करते हैं, इस तरीके से फोर्स लगाते हैं। और जैसे हम फोर्स लगाते हैं तो वाटर क्या करता है, अपनी नाव को पीछे ढकेलता है। जैसे ही पीछे ढकेलता रहेगा, नाव हमारी क्या होती है, आगे बढ़ती रहती है। ये अभी हमारी क्या है, फ्लूइड फ्रिक्शन का एग्जांपल है। अगर वहां पे फ्रिक्शन ना हो तो नाव तो गई, मूव ही नहीं करने वाली, अपोजिंग फोर्स नहीं लगेगा वहां पे। तो ये होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। ओके, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे थ्रस्ट है, ये आप थ्रस्ट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वाटर में हम थ्रस्ट की बात करते हैं। दिस इज अ वेट है, और इसका वाटर रेजिस्टेंस जो उसका फोर्स अपोजिट लग रहा है। ओके, तो ऐसा कहते हैं आल्सो कॉल्ड द ड्रैग फोर्स, जिसे हम ड्रैग फोर्स भी करते हैं। डिपेंड ऑन द स्पीड, शेप एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज। ये स्पीड पे, शेप पे और फ्लूइड की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। फ्लूइड क्यों, सपोज दैट एक वाटर ले लिया, फ्लूइड है, हमने ऑयल ले लिया, तो दोनों में फ्रिक्शन अलग अलग देखने को मिलता है ना। कहते हैं ना कि ज्यादा स्लीप कर रहा है, ठीक है। तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हो गया। शेप देखे होंगे आपने, जो जहाज है, गाड़ियों का शेप है, वो आगे का कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि जब हवा में लगे तो जो उसका फ्रिक्शन है बहुत ज्यादा उसको रोके नहीं, ऐसे साइड से निकल जाए। कहने का मतलब हम क्या करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, कुछ इस तरीके से।
कि कोई भी गाड़ी की स्ट्रक्चर देखना कुछ इस तरीके से बनता है, जिससे क्या होता है, जो एयर फ्रिक्शन इस तरीके से जब गाड़ी आगे बढ़ती है तो इस तरीके से निकल जाता है। सपोज दैट हमने इसको इस तरीके से बना दिया, तो फ्रिक्शन कंटिन्यू को टकराएगा, गाड़ी की स्पीड होगी ही नहीं। समझ में आया? और एक्सीडेंट भी होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि जब हवाएं चलती है तो। इसलिए जो एरोप्लेन्स वगैरह होती हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, आगे के कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन ए मूविंग कार आर द पैरासूट। ठीक है, तो ये क्या है, एग्जाम्पल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो समझ में आ गया होगा कि टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, एक टर्म है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये आप जरूर पढ़ लें। छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल थोड़े थोड़े आपके क्रिएट होते हैं, तो समझते हैं। ठीक है, कि कॉफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन क्या होता है। पहले मान लिया कि एक बॉडी है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक बॉडी है जो डब्ल्यू रेस्ट की पोजीशन पे है अभी। ठीक है, ड्राई प्लेन सरफेस पे यहाँ पे, तो एक डब्ल्यू काम करेगा, इसके एक पोजिंग फोर्स काम करेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि प्लेन सरफेस आल्सो एक्सर्ट रिएक्शन फोर्स R2 काम करेगा, Rn जिसे हमने लिखा हुआ है। तो बॉडी विच इज नॉर्मल प्लेन पे है हमारी एक तरीके से, प्लेन सरफेस कंसीडर्ड इज द हॉरिजॉन्टल R वुड बी इक्वल एंड अपोजिट टू द W। यानी यहाँ पे जो Rn है वो W के इक्वल है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि लेट्स स्मॉल हॉरिजॉन्टल फोर्स बी अप्लाइड। जब यहाँ पे हम एक फोर्स अप्लाइड करते हैं F को, तो बॉडी टू बी मूव इन द सरफेस सो अलोंग द बॉडी इज अनएबल टू मूव द इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, यानी अगर इस कंडीशन में है और अगर एफ डैश इक्वल टू एफ है तो बॉडी हमारी मूव नहीं होगी, लेकिन जैसे ही फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी हमारी क्या हो जाएगी, मूव होने लगी। तो कहते हैं सीधे हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग फोर्स रेजिस्टेंस मोशन ऑफ द बॉडी, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। तो एफ क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो रिलेटिव फोर्स एफ डैश आल्सो इंक्रीज अकॉर्डिंगली, यानी दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं मान लूं जो एफ डैश है इक्वल टू आर एन है, ठीक है, एफ एंड आर एन सॉरी, तो फ्रिक्शन और जो नॉर्मल रिएक्शन है कैन आल्सो बी कंबाइंड इनटू ए सिंगल फोर्स। इसको मैं एक सिंगल फोर्स में करूं तो एक मैंने एक एंगल पे ले लिया इसको थीटा पे, तो आर इंक्लाइन एट एंगल थीटा पे मैंने नॉर्मल जब लिया, तो यहाँ पे हमें आर कॉस थीटा इक्वल टू डब्ल्यू मिलेगा, क्योंकि ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा ये वाला। यहाँ पे आर कॉस थीटा देखने को मिलेगा और यहाँ पे हमें क्या है, आर साइन थीटा देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो एफ है वो आर साइन थीटा के बराबर हो जाएगा और ये डब्ल्यू है वो आर कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये इक्वेशन हमने देखा तो कहता है कि एट द मोमेंट व्हेन द फोर्स F would just move the body, the value of F dash और sin थीटा, क्योंकि बराबर है दोनों, इक्वल टू F is called the static friction। तो वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है पहली चीज, जैसे कि हमने पढ़ा था पीछे। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि थीटा अटेंस द वैल्यू 5, जो थीटा है उसको मैंने अभी 5 में कंसिडर किया, तो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्टिंग द थ्री फोर्सेस, F in horizontal direction, W be the vertical force, R is the angle theta। तो मैं कह सकता हूं जो F डैश है वो क्या है, Rn के बराबर है। और यहाँ पे जब मैं इस प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो F इक्वल टू क्या होता है, म्यू Rn होता है, क्योंकि यहाँ पे हम इसको यूज करने वाले हैं, जहां पे म्यू क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर मैं म्यू निकालूं तो म्यू इक्वल टू एफ डैश अपॉन आर एन हो जाएगा। ठीक है, एफ डैश अपॉन आर एन हो जाएगा। और ये म्यू इक्वल टू क्या होता है, tan फाई होता है। म्यू इक्वल टू क्या होता है, tan फाई होता है। ठीक है, म्यू इक्वल टू क्या है, tan फाई है। तो जब ये tan फाई है, एफ डैश अपॉन आर एन है, तो tan फाई एंड म्यू आर एन इक्वल टू म्यू, यानी म्यू इक्वल टू tan फाई हमें यहाँ पे फाइनली मिल जाएगा। क्योंकि यहां से देखो इस वाले टर्म से, तो क्या इक्वल ये म्यू आर एन, यहाँ पे हमने देखा जहां पे कोफिशिएंट हमने बता दिया, तो म्यू डैश इक्वल टू अगर निकालेंगे तो एफ डैश अपॉन आर एन मिलेगा हमें यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या हो गया, म्यू इक्वल टू tan फाई हो गया। तो कहता है कि जो फाई एंगल है इज नोन एज ए लिमिटिंग एंगल। यहाँ पे फाई क्या है, लिमिटिंग एंगल है, फ्रिक्शन है, सिंपली एंगल ऑफ द फ्रिक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन की बात करता है, तो आपने देख लिया। ठीक है,
बस इतना ही आपको यहाँ पढ़ना है। चलो मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको बता देता हूँ जो आपके एग्जाम पढ़ने से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले इसका एक बेसिक है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, so that the minimum force required to slide a body on a rough horizontal plane will be uh, W sin theta. तो weight of the body W है, तो थीटा इज एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल फोर्स कह रहा है। ठीक है, ये क्या है, डेरिवेशन है। समझते हैं कि किस तरीके से हमें प्रूव करना है कि जो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा वह कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मान लिया कैसे, जो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये हमारी क्या है, एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ठीक है, अब रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो यहाँ पे एक बॉडी काम कर रही है, ये बॉडी हो गई। ठीक है, बॉडी यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन होगा, इसको आप आर एन या एन मान लें, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी, आप फ्री हैं। यहाँ पे क्या है, ये डब्ल्यू है, ये आपको डब्ल्यू मानना है क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू ही गिवन है। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, दिस इज द, जब ये बॉडी इस तरीके से है और यहाँ पे कह रहा है कि थीटा एंगल पे, ठीक है, थीटा डायरेक्शन पे लग रहा है, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से मैंने मान लिया, इस तरीके से यहाँ पे एक थीटा काम कर रहा है, दिस इज द थीटा, ये पी फोर्स लग रहा है। ठीक है, अगर इस थीटा को मैं ब्रेक करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे मैं दिखा देता हूं इस तरीके से, और एक हमें कंपोनेंट यहाँ पे ये मिलेगा, जो एंगल के साथ होता है उसको हम कॉस में लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने ले लिया पी कॉस थीटा, और यहाँ पे ये हो जाएगा पी साइन थीटा। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, पहली चीज। अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक चीज देखो, यहाँ पे हम किसको कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं कि हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है एंड वर्टिकल फोर्स कितना है। तो मैं बात करता हूं कि सिग्मा एफ एस इक्वल टू 0। कहने का मतलब जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसकी बात कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल के लिए। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो एफ है वो पी कॉस थीटा के बराबर है, पहली चीज। तो मैं यहां पे लिख दूंगा एफ इक्वल टू कितना है, पी कॉस थीटा है। ठीक है, पी कॉस थीटा है। अब एफ इक्वल टू क्या होता है, म्यू एन होता है। अभी जस्ट मैंने बताया आपको एफ इक्वल टू म्यू एन होता है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं म्यू एन इक्वल टू, इसको आप एन ही रखो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आप एन लेके चलते हैं। ठीक है, तो एफ इक्वल टू क्या हो गया, म्यू एन हो गया, और ये हो गया पी कॉस थीटा। इस इक्वेशन को अभी मैंने वन मान लिया, ये हॉरिजॉन्टल की बात किया। फिर हम बात करते हैं वर्टिकल फोर्स की। किसकी बात करते हैं, वर्टिकल फोर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, वर्टिकल फोर्स की, वर्टिकल के लिए। तो वर्टिकल के लिए जब बात करें तो W इक्वल टू क्या है, एन प्लस पी साइन थीटा, क्योंकि इस डायरेक्शन पे, अपर की डायरेक्शन पे एन भी लग रहा है नॉर्मल, और पी साइन थीटा भी लग रहा है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं W इक्वल टू एन प्लस पी साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। मैं यहां से अगर एन निकालूं तो मैं कह सकता हूं W माइनस पी साइन थीटा। ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने टू मान लिया। तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, आगे। ठीक है, तो इक्वेशन वन एंड टू, देखो यहाँ पे क्या है, एन है और W माइनस पी साइन थीटा है। तो P, यहाँ पे एन की जगह मैं लिख सकता हूं ना W माइनस पी साइन थीटा, यानी म्यू एन इक्वल टू पी कॉस थीटा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं, एन की वैल्यू यहाँ पे कुल मिला के पुट करना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, तो एन की वैल्यू मैं पुट करता हूं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं डायरेक्ट इस तरीके से पी कॉस थीटा, और क्या था, म्यू म्यू, और यहां पे हो जाएगा, सॉरी, म्यू डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा, डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इतना करने के बाद देखो, मैं इसको क्या कर रहा हूं, थोड़ा सॉल्व करना चाह रहा हूं। किस तरीके से, मैंने मान लिया ये पी कॉस थीटा है, ये पी कॉस थीटा है, और यहाँ पे म्यू, चलो म्यू हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा म्यू पी साइन थीटा हो जाएगा। अब मैं चाह रहा हूं यहां से इसको इस तरफ ले लूं, तो जैसे इस तरफ लूंगा तो ये हमें मिल जाएगा पी कॉस थीटा प्लस
म्यू और पी साइन थीटा, ये हो गया म्यू डब्ल्यू के बराबर। अब यहां से अगर मैं पी कॉमन करूंगा तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं म्यू डब्ल्यू अपान क्या मिलेगा कॉस थीटा प्लस यहाँ पे मिलेगा म्यू साइन थीटा। इतनी बात समझ में आई। देखो यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, इस म्यू को मैं 1 अपान म्यू लिख देता हूं, यानी पी इक्वल टू ये डब्ल्यू रहे, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 1 अपान म्यू कॉस थीटा। अब यहां जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा म्यू म्यू, तो यहां पे बच जाएगा साइन थीटा। देखो एक चीज मैंने आपको बताया था कि म्यू इक्वल टू क्या होता है tan फाई होता है, tan फाई होता है, पढ़ाया है। अब tan फाई इक्वल टू क्या मतलब साइन फाई अपान कॉस फाई। 1 अपान म्यू चाहिए तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कॉस फाई अपान साइन फाई। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो तो यहां पे मैंने लिखा W अपान क्या हो जाएगा कॉस फाई साइन फाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो यहां पे कि कॉस फाई कॉस थीटा साइन थीटा साइन फाई, क्योंकि यहां पे जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में चलो यहीं पे मैं एक बार लिख देता हूं, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं W साइन फाई, ये आपको मिल जाएगा। और यहां पे मिलेगा कॉस फाई एंड कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड साइन फाई। इससे हुआ क्या, यहां पे हमें जो P इक्वल टू मिल जाएगा वो W साइन फाई रहेगा, लेकिन ये कॉस का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या बना कॉस थीटा माइनस फाइव, ये फॉर्मूला बन गया। समझ में आया। लेकिन हमें क्या करना था मिनिमम वैल्यू चाहिए। जब इस कंडीशन में हमें मिनिमम वैल्यू की बात करता है तो हम क्या बात करते हैं कि ये क्या होगा थीटा और फाई क्या हो जाएंगे इक्वल होंगे। किस तरीके से देखो चलो मैं आगे लिखता हूं फॉर मिनिमम, फॉर मिनिमम के लिए। ठीक है, अगर मैं फॉर मिनिमम वैल्यू की बात करूंगा तो मैं कहूंगा जो कॉस थीटा और प्लस फाई है वो इक्वल टू 0 है, सॉरी माइनस रहा होगा माइनस। ठीक है, ये तो कॉस 0 यानी 1 यानी थीटा माइनस फाइव इक्वल टू 0 यानी थीटा इक्वल टू फाइव। जब थीटा इक्वल टू फाइव होगा तो ये टर्म तो 1 हो गया, यानी P इक्वल टू कितना मिला W साइन फाइव। तो यहां पे क्या मैं लिख सकता हूं कि मिनिमम जो फोर्स होगा वो कितना होगा, यहां पे मैं लिख देता हूं मिनिमम फोर्स। मिनिमम फोर्स की बात करते हैं जो हम लगा रहे हैं फोर्स, तो यहां पे कितना हो जाएगा P कितना था W साइन फाइव और कॉस थीटा माइनस फाइव जब इक्वल हो जाएगा तो ये 1 वैल्यू हो जाएगी, यानी P इक्वल टू हो जाएगा W साइन फाइव। यही हमें दिखाना था यहाँ पे, यही दिखाना था। क्या कह रहा था W साइन फाइव। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, बस यही आपको प्रूव करना था सो दैट यहाँ पे थीटा दिखाया हुआ है ये एक्चुअल में फाइव होगा। ठीक है, तो ये फाइव होगा, ये फाइव होगा थीटा फाइव। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी। बड़े एंगल अपने अकॉर्डिंग लिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे एक मिनट इसको अगर आप थीटा करो या फाइव करो कोई दिक्कत नहीं है। देखो दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने माना है ना कि थीटा क्या फाइव के बराबर है, तो यहाँ पे साइन फाइव लिखो। चलो नहीं तो आप कहेंगे सर ये पता नहीं क्या बता दिया। यहाँ पे मैंने साइन फाइव बताया है, एक लाइन में और ऐड कर दे रहा हूं। फाइव और थीटा इक्वल है ना यहाँ पे, तो डब्ल्यू साइन और ये थीटा, लो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यही आपको यहाँ पे शो करना था। ठीक है, जो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। तो मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो इंपॉर्टेंट भी है। कि मैंने एक क्वेश्चन कंसिडर किया हुआ है
जो अभी मैंने थ्योरी पढ़ाई है उसी पे बेस है। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे एक दो क्वेश्चन की तो अच्छी बात है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाए, तो एक बार प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट टू मूव ए बॉडी ऑन ए हॉरिजॉन्टल रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय पुलिंग इज 320 इंक्लाइन एट 30 डिग्री। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी है, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट बनाते हैं, चलो कुछ सही हो गया। एक हमारी क्या है, रफ हॉरिजॉन्टल बॉडी है, इस तरीके से रखा हुआ है, और यहाँ पे है, तो डब्लू कोई काम कर रहा होगा। अब यहाँ पे एक जो फोर्स लग रहा है, पुलिंग फोर्स लग रहा है। कैसा फोर्स लग रहा है? पुलिंग फोर्स लग रहा है। वो कितना लग रहा है? 320 लग रहा है। कितने एंगल पे लग रहा है? ये 30 पे लग रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, मैंने कह रहा है कुछ, देखो पुलिंग फोर्स, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा है, जब पुलिंग फोर्स इस तरीके से लग रहा है तो यहाँ पे भी एक फोर्स काम करेगा, ये फोर्स हो गया, ठीक है। और जो इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा उसको मैंने मान लिया आर एन है। ये पहली कंडीशन है, ओके। नेक्स्ट कह रहा है कि बाई पुशिंग 380 न्यूटन, यहाँ पे पुशिंग फोर्स भी लग रहा है एट ए सेम एंगल पे, यानी 30 पे ही। तो फाइंड वेट ऑफ द बॉडी एंड कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन। तो बॉडी का वेट क्या होगा वो पूछ रहा है, डब्ल्यू, और म्यू की वैल्यू क्या होगी वो पूछ रहा है। नेक्स्ट दूसरी कंडीशन पे क्या कह रहा है कि एक यहाँ पे भी बॉडी है, इस तरीके से रखी हुई है। प्लेन हमारा क्या है, रफ ही है। प्लेन हमारा क्या है, रफ है। यहाँ पे सेम डब्ल्यू काम करेगा, सेम आर एन काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ये ऐसे फोर्स काम कर रहा है। ये जो फोर्स काम कर रहा है, पुलिंग फोर्स काम कर रहा है। कैसा फोर्स काम कर रहा है? पुलिंग फोर्स काम कर रहा है। कितने? 380 न्यूटन पे पुलिंग फोर्स, अरे सॉरी, पुशिंग फोर्स काम कर रहा है, और ये एंगल कितना है, 30। इतनी बात समझ में आ गई? देखो, जब भी कोई एंगल पे बात करता है तो वहां पे दो कंपोनेंट ब्रेक होते हैं, एक होता है साइन थीटा पे, एक होता है कॉस थीटा पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 320 कॉस थीटा, और कॉस कितना है, 30 है। थीटा कितना है, 30 है दोनों के लिए। पहली चीज ये आप दिमाग में बैठा लो। 320 है, एक पर साइड भी एक फोर्स लगेगा, वो लगेगा हमारा 320 कॉस, सॉरी साइन थीटा, साइन 30, ठीक है। सेम यहां पे भी एक फोर्स हमें देखने को मिलेगा, वो मिलेगा 380 साइन थीटा, और एक फोर्स यहां पे हमें देखने को मिलेगा, वो मिलेगा हमें 380 कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आ गई? क्योंकि एंगल पे कोई ब्रेक होता है तो दो कंपोनेंट में ब्रेक होता है। क्या करते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। चलो, एक ए हो गया माना, एक बी है। तो मैं यहां कहूंगा, इसको मैंने एफ डैश ले लिया, तो यहाँ पे जो एफ डैश है, यहाँ पे जो एफ डैश है वो इसके बराबर है, यानी वर्टिकल फोर्स, यानी 320 कॉस 30, ठीक। इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर एन होता है। इसको सॉल्व करोगे 277 पॉइंट करके कुछ आएगा, तो नियरेस्ट मैं इसको ये वैल्यू कंसिडर कर रहा हूं। यहां पे हमें आर एन को मैंने निकाल लिया, और यहां पे लिख दिया 277 अपॉन म्यू, ठीक है। पहले इक्वेशन मान लो, कुछ मान लो, आपकी मर्जी है। फिर मैं बात कर रहा हूं कि वर्टिकल फोर्स कितना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया, वर्टिकल फोर्स की बात कर रहा हूं। तो वर्टिकल फोर्स में देखो, यहां पे जो आर एन है और प्लस ये दोनों अपर साइड है, तो आर एन प्लस 320 साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। आर एन की वैल्यू मैंने बताया कितना निकाल लिया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 277 अपॉन म्यू, प्लस इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 160, और ये हो गया डब्ल्यू। कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ पे म्यू निकालू डायरेक्ट, तो आप म्यू इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, 277 अपॉन, ये म्यू रहा, म्यू डब्ल्यू 277 अपॉन डब्ल्यू माइनस 1,
60। ठीक है, तो इसको इक्वेशन आप कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है, 2a b c जो भी मानना है मान लो। ठीक है, यहां पे एक चीज देखो, हमने म्यू निकाल लिया। सेम हम क्या करेंगे, इसके लिए भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देख लो, पहले कि जो f होगा वो 380 के बराबर होगा, 380 cos थीटा के। तो यहाँ पे मैं आगे इसको करता हूँ, इमेज आप याद रखना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि f डैश जो है वो कितना है, 380 cos 30 के बराबर है, पहली चीज। और cos 30 यहाँ पे आएगा, f डैश इक्वल टू क्या होगा, म्यू आर एन होगा, और ये हो जाएगा 329। यहाँ पे भी हमने आर एन इक्वल टू लिख लिया 329 अपान म्यू। ओके, जब हमने ये लिखा, फिर हम बात करते हैं दूसरा क्या इक्वेशन बन रहा है। तो ये बनेगा हमारा, क्या बनेगा, आर एन इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों लोअर साइड है पोर्शन, तो डब्ल्यू प्लस 380 साइन थीटा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं आर एन इक्वल टू डब्ल्यू प्लस 380 साइन 30। कितना समझ में आ गया होगा आपको? जब इतना समझ में आ गया तो आर एन की वैल्यू कितनी है, 329 अपान म्यू है, ये हमने देखा है। ये हो गया डब्ल्यू प्लस 380 साइन थीटा। इसको करोगे तो आप ये 190 के अप्रोक्सीमेट आएगा। यहां पे भी हमने क्या किया, म्यू इक्वल टू निकाल लिया। जब म्यू इक्वल टू निकालोगे तो ये आ जाएगा 329, और ये कितना होगा, डब्ल्यू प्लस 190। ठीक है, इसको इक्वेशन आप बी मान लो। देखो, यहां पे एक इक्वेशन म्यू है और यहां पे भी बी है, तो दोनों को हम इक्वल कर दें। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि इक्वेशन ए एंड बी कितना था, 277 अपान कितना है, W माइनस 160। कितना है, W माइनस 160 इक्वल टू 329 अपान W प्लस 190। ओके, इसको सॉल्व करो, ये कितना होगा, 277 W, हाँ ठीक है, W प्लस 190 इक्वल टू 329, और ये W माइनस 160। आपके पास कैल्सी होगी ऐसी, ठीक है, कैल्सी है, सॉल्व करो। तो ये जब सॉल्व करोगे तो ये इसके मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, 277 है और 329 ये माइनस हो जाएंगे, यानी 52 आ जाएगा। ये 52 हो गया। इसको इससे करोगे, इसको माइनस में ये भी एक तरफ जाएगा, तो दोनों में जुड़ना ही जुड़ना है। तो ये आएगा 105270। W इक्वल टू इससे डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 2024.4 न्यूटन। ये आपका पहला आंसर आ गया। क्या आ गया, पहला आंसर। ठीक है, पहला आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट एक बात और कह रहा था, आपको म्यू की वैल्यू भी चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, आपको म्यू की वैल्यू चाहिए। तो म्यू की वैल्यू के लिए क्या है, किसी एक को भी किसी में रख दो आप। इतनी सारी इक्वेशन है, म्यू की वैल्यू किसी में रख दो। मैंने मान लिया इसी में वैल्यू रख दे रहा हूं, इसी पे। तो मैं यहां पे लिख दूंगा म्यू इक्वल टू 329, W इक्वल टू हमें पता है 2024.4 प्लस 1 और 90। इसको कैल्सी से आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.148। ये आ गया आपका सेकंड आंसर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है, कॉज क्या है उसकी, एंड टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं, उनका डिटेल पढ़ लिया हमने। कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन क्या होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे टर्म है जो आपको आने चाहिए। फ्रिक्शन से रिलेटेड हमने एक न्यूमेरिकल भी देख लिया, एंड देख लिया कि मिनिमम फोर्स कितना रिक्वायर्ड होता है, W साइन थीटा किस तरीके से हम प्रूव करते हैं। नेक्स्ट अब इसमें जो आपका जो टॉपिक आता है वो आता है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन में थोड़ा बेसिक हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लुब्रिकेशन क्या है, हाउ टू लुब्रिकेशन वर्क किस तरीके से करता है। ये टॉपिक आप जरूर पढ़ के जाए। हाइड्रोडायनेमिक जो लुब्रिकेशन है टाइप है, इलेक्ट्रोडायनेमिक है, पाइप बाउंड्री लुब्रिकेशन है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लुब्रिकेशन।
ठीक है, अब लुब्रिकेशन से समझते हैं पहले कि लुब्रिकेशन का मतलब क्या है। लुब्रिकेशन का ये मतलब है कि कोई भी हमारा पार्ट है, दो मेटल है, आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं, फ्रिक्शन जनरेट कर रहे हैं। उस फ्रिक्शन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के लुब्रिकेंट यूज करते हैं, लुब्रिकेशन यूज करते हैं, जिससे मेटल टू मेटल कांटेक्ट ना हो और उसकी इफिशियंसी अच्छी रहे। यानी दोनों मेटल का जो मेटल डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, अब क्या होता है लुब्रिकेशन के दौरान उसमें एक लुब्रिकेशन पार्ट कांटेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है। यानी दोनों मेटल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे, उसके बीच में क्या आ रहा है, ऑयल आ रहा है, ग्रीस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारा होता है लुब्रिकेशन। ठीक है, देखो होता क्या है इससे, अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो लुब्रिकेशन प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द सेपरेटिंग कॉन्टेक्ट सरफेस। क्या करता है, सेपरेट करता है जो सरफेस का कॉन्टेक्ट है बाई अ थिन फिल्म लुब्रिकेंट। किसके द्वारा, एक फिल्म बन जाती है, पतली सतह बन जाती है लुब्रिकेशन की, वही क्या करता है उसके कॉन्टेक्ट को सेपरेट करके रखता है, सो दैट द डायरेक्ट मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट इज अवॉइड। जो मेटल टू मेटल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो रहा है उसको अवॉइड करता है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द लुब्रिकेशन। ठीक है, बात करते हैं अगर तो क्या क्या फायदे हैं इससे प्रोटेक्टिव में। रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हमारा रिड्यूस हो जाता है अगर हम लुब्रिकेशन यूज करते हैं। मिनिमाइज वियर, जो वियर की प्रॉब्लम है वो मिनिमाइज हो जाती है। कैरीज अवे हीट, हीट हमारा जो ज्यादा जनरेट हो रहा था वो नहीं होगा क्योंकि फ्रिक्शन के कारण हीट ज्यादा जनरेट हो रही थी। एंड प्रिवेंट कोरोजन, और जो जंग लग जा रही है, जो कोरोजन की प्रॉब्लम है, वो अभी क्या हो जाती है दोस्तों, दूर हो जाती है। हाउ लुब्रिकेशन वर्क, अब आता है कि लुब्रिकेशन आखिर वर्क किस तरीके से करता है। आपने देखा होगा बट थोड़ा टेक्निकल वर्ड में समझते हैं कि जो लुब्रिकेशन है वो वर्क आखिर किस तरीके से करता है। अगर हम लुब्रिकेशन की बात करते हैं तो लुब्रिकेंट इज सप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट, ठीक है पहला, एंड ऑयल फिल्म इज फॉर्म बिटवीन द टू सरफेस। यानी एक सरफेस इस तरीके से है, एक सरफेस ये है, हमने इसमें लुब्रिकेशन का यूज किया तो यहाँ पे एक पतली सतह टाइप में बन जाता है, फिल्म बन जाती है, तो इस तरीके से काम करता है। अब क्या होगा, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा तो हीट जनरेट नहीं करेगा और मूविंग पार्ट भी इसके अच्छे रहेंगे। मोशन अकर बाई शेयरिंग ऑफ ऑयल लेयर नॉन मेटल सब, फ्रिक्शन इज जनरली रिड्यूस, और जो फ्रिक्शन है वह भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इस तरीके से जो हमारा लुब्रिकेशन है वह वर्क करता है। चलो, अब लुब्रिकेशन के बारे में बात करते हैं तो उसके कुछ टाइप हैं, उस टाइप के बारे में बात करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। तो पहला इसका जो मेन टॉपिक है वो है हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन। हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन का मतलब समझते हैं। अब देखो हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन में होता क्या है, अब सपोज दैट ये हमारी क्या है, बेरिंग है, और ये क्या है, शाफ्ट है। यहाँ पे लोड लग रहा है, यहाँ पे हमने लोड लगाया। अब यहाँ पे क्या हम यूज कर रहे हैं, लुब्रिकेशन का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, लुब्रिकेशन का यूज कर रहे हैं। जब लुब्रिकेशन का यूज करते हैं, जैसे ही फोर्स इसमें पड़ता है तो ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है, हमारा ये शाफ्ट है, रोटेट हो रही है। तो यहाँ पे, और ये क्या है, ये बेरिंग है जैसा कि मैंने बताया। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, ऑयल फिल्म प्रोवाइड हाइड्रोडायनेमिक लिफ्ट। यानी यहाँ पे हम एक कोई लुब्रिकेशन का यूज कर रहे हैं जो क्या कर रहा है, यहाँ पे एक तरीके से फिल्म बना ले रहा है। दिख रहा है आपको ये फिल्म, इस फिल्म की वजह से अब ये जो लोड है इस बीयरिंग से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा। इस तरीके से अगर हमें देखने को मिलता है तो उसे कहते हैं हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन। चलो एनिमेशन से थोड़ा समझते हैं। इस एनिमेशन में आपको समझ में आ रहा होगा, देखो ठीक है, एक हमारी क्या है, शाफ्ट है, बीयरिंग है, इस तरीके से लुब्रिकेशन वर्क करता है। और इसको थोड़ा सा देखो इस तरीके से, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा ना, एक क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिल्म बना लेता है, पतली सी फिल्म बना लेता है, जिससे जो पार्ट है, जो मेटल टू मेटल कांटेक्ट हो रहा है वह नहीं होता। अब आप इनमें से कोई सा फिगर बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं डिफिनीशन में क्या कहता है, क्योंकि आपको समझना है। व्हेन अ ब्लॉक इज मूव ओवर द सरफेस, एक ब्लॉक क्या रहा, हाइड्रोडायनेमिक का मतलब मूविंग से है, तो मूव कर रहा है, तो ए वेज शेप ऑयल फिल्म इज बिल्ड अप बिटवीन द मूविंग ब्लॉक एंड द सरफेस। यानी एक वेज फिल्म बन जाती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे येलो कलर से दिखाया हुआ है। एक मूविंग पार्ट है, उस सरफेस पे क्या हो रहा है, वेज फिल्म टाइप की बन जा रही है। द वेज शेप फिल्म इज थिकर at the leading edge of than at the rear,
यानी एक पतली सी सतह बनती है। अकॉर्डिंग टू यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा लोड है, यहाँ पतली सतह है, यहाँ पे क्या है, थोड़ी मोटी है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ लुब्रिकेशन वेयर ए वेज शेप ऑयल फिल्म इज फॉर्म बिटवीन द टू मूविंग सरफेस इज कॉल्ड द हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन। तो इस तरीके से जो लुब्रिकेशन हमारा फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रो हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन। अब इलेक्ट्रो हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पे कहता है कि हाई प्रेशर ऑयल फिल्म, यहां पे हाई प्रेशर ऑयल फिल्म जनरेट करता है जिससे एक डिफॉर्मेशन हमारा मटेरियल में क्रिएट होता है। उस डिफॉर्मेशन की वजह से एक फिल्म टाइप की लेयर बनती है। कैसे समझते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन तो आपको और समझ में आएगा। कहता है कि व्हेन द लोड एक्टिंग ऑन द बेरिंग इज वेरी हाई। लोड कैसा है, यहां पे आप लोड देख सकते हैं, बहुत ही हाई है। ठीक है, तो द मटेरियल इटसेल्फ डिफॉर्म इलास्टिकली अगेंस्ट द प्रेशर बिल्डअप ऑफ द ऑयल फिल्म। यहां पे ये जो ऑयल फिल्म है एक तरीके से प्रेशर जनरेट करेगा। ठीक है, हाई प्रेशर फिल्म जनरेट करेगा, तो ये जो मटेरियल है वो क्या हो जाता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। तो उसकी वजह से जहां पे प्रेशर का वर्ड आ रहा है, यहाँ पे जो प्रेशर की कंडीशन हमें देखने को मिले और मटेरियल भी हमारा इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो, उस टाइप के जो लुब्रिकेशन जहां पे हमें देखने को मिलता है उसे कहते हैं इलास्टो हाइड्रोडायनेमिक। दिस टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन कॉल्ड द इलास्टो हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन। कहाँ पे होता है, जो हमारे गियर टीथ होते हैं, जो रोलिंग एलिमेंट बीरिंग होती है, बाल्स एंड रोलर बीरिंग होती है, वहां पे इस टाइप के लुब्रिकेशन का हम यूज करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं बाउंड्री लुब्रिकेशन। अब बाउंड्री लुब्रिकेशन में क्या कहता है, देखो ये यहाँ पे ना, ये क्या है, इसकी सरफेस है। ये जो सरफेस आपको दिख रही है ये वाली, ये प्रॉपर सरफेस बनती नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें इरेगुलरिटीज आती हैं। इरेगुलरिटी का मतलब कहने का मतलब सतह इस तरह होनी होनी चाहिए। अब ये सतह इस तरह ना होके इस तरीके से है, यानी पूरी तरीके से प्लेन नहीं है। कैसी है? इरेगुलरिटीज है। तो वहां पे अगर हमें देखने को मिलता है लुब्रिकेशन तो उसे हम कहते हैं बाउंड्री लुब्रिकेशन। समझते हैं? If the film thickness between the two surfaces in relative motion becomes so thin that formation of hydrodynamic oil film is not possible, वहां पे हाइड्रोडायनेमिक जो फिल्म बन रही है पॉसिबल नहीं है। एंड द सरफेस हाई स्पॉट और द जो एक्सपर्टीज होती है पेंट्रेट करती है दिस फिल्म टू मेक मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट, देन सच लुब्रिकेशन इज कॉल्ड द बाउंड्री लुब्रिकेशन। तो यहाँ पे कई जगह मेटल टू मेटल कांटेक्ट देखने को आपको नॉर्मली मिल रहा होगा। तो यहाँ पे जो ऑयल हमारा होता है बीच में भरता है और इस तरीके से ये काम करता है। तो वहां पे कहते हैं हम, यहाँ पे सरफेस की इरेगुलरिटीज हो तो वहां पे बाउंड्री लुब्रिकेशन में देखने को मिलता है। सच सिचुएशन में अराइज ड्यू टू द हाई लोड टू थिन एंड ऑयल आर insufficient supply oil due to the low speed of the movement। तो वहां पे क्या है, बाउंड्री लुब्रिकेशन। समझ में आ गया होगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है।